बांग्लादेश से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। ढाका से महज 66 किलोमीटर दूर कुमिल्ला जिले के मुरादनगर क्षेत्र में एक 25 वर्षीय विवाहित हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म की भीभत्स घटना सामने आई है। ये घटना उस समय घटी जब एक ओर हिंदू समाज रथ यात्रा जैसे पवित्र पर्व में जुटा था और दूसरी ओर मजहबी उन्मादियों ने एक हिंदू महिला की अस्मिता को रौंद डाला और दूसरी ओर मजहबी उन्मादियों ने एक हिंदू महिला की अस्मिता पर हाथ डाला और दुष्कर्म का आरोपी है फजल अली, उम्र 38 साल, जो 5 किट्टा गांव का रहने वाला है और बीएनपी पार्टी का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। घटना गुरुवार रात लगभग 10 बजे की है, जब पीड़िता के घर पर दरवाजा पीटते हुए आरोपी फजल अली पहुंचा। महिला ने मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आया। फिर उसी घर में जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रथ यात्रा के आयोजन में लगे होने के कारण घटना तुरंत पकड़ में नहीं आ सकी, लेकिन पड़ोसियों को जब महिला की मौसी ने आवाज दी तो लोग भागते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। तब तक आरोपी फजल अली भाग चुका था, लेकिन दरवाजा टूटा था और महिला रोती बिलखती हालत में मिली। महिला ने खुद मुरादनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी जाहिदुर रहमान ने घटना की पुष्टि की और कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय हिंदू समाज में जबरदस्त भय और आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता के मामा नकुल बर्मन ने रोते हुए कहा कि आज मेरी भांजी के साथ हुआ है, कल किसी और के घर में भी हो सकता है। हम डर के साए में जी रही हैं। घटना का सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया, जिसे बाद में वायरल कर पीड़िता को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक ना तो कोई ठोस गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवार को प्रशासन से कोई त्वरित राहत मिली है। ये वही बांग्लादेश है जहां हाल ही के महीनों में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिरों को जलाया गया और अब हिंदू महिलाओं की आबरू पर भी मजहबी हमले हो रही हैं। क्या मजहबी कट्टरपंथियों के लिए वहां हिंदुओं की जान और इज्जत की कोई कीमत नहीं रह गई है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब सिर्फ घटना कह देना काफी नहीं है। यह सीधा हमला है सनातन पर। यह जिहादी मानसिकता की खुली चुनौती है मानवता को। अब वक्त है कि विश्व हिंदू समाज के जागरण का। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर भ्रम और अनिश्चितता का माहौल तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर सरकार के करीबी यह दावा कर रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे, वहीं दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स संगठन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चुनाव ही नहीं करना चाहते हैं। उनका असली मकसद है बिना चुनाव के ही सत्ता पर काबिज रहना। यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने खुलना में पत्रकारों से कहा है कि बांग्लादेश का अगला चुनाव इतिहास का सबसे विश्वसनीय चुनाव होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आपराधिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया। ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश पर अध्यक्ष माजल मुर्शिद का दावा है कि देश में साजिश का माहौल बन रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यूनुस को संविधान के खिलाफ जाकर अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। इतना ही नहीं, यूनुस लंदन जाकर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से गुपचुप मुलाकात भी कर चुके हैं। उधर सत्ता के भूखे वही छात्र नेता जिन्होंने बीते वर्ष अगस्त में आंदोलन का नेतृत्व किया था, अब क्रांति के नाम पर चुनाव प्रणाली बदलने की मांग कर रही है। इन छात्रों ने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी बनाकर अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत शुरू कर दी है, ताकि कम वोट लेकर भी सत्ता का सुख मिल जाए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने इस मांग को सिरे से खारिज किया है। बीएनपी ने चिताया है कि ऐसी मांगे चुनाव को टालने और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। उधर कई इस्लामिक पार्टियां भी इसी एजेंडे पर काम कर रही हैं कि कैसे किसी भी तरह चुनाव को टालकर सत्ता पर कब्जा किया जाए। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त हिंदुओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र तीनों पर संकट के बादल हैं। जिन्हें सत्ता सौंपने की उम्मीद थी, वे ही अब चुनाव की बुनियाद को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। क्या यह नई क्रांति या नई साजिश है? बांग्लादेश की जनता और हिंदू समाज अब जवाब मांग रहा है। इस्लामाबाद से एक बार फिर जहर उगला गया है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त खा चुका पाकिस्तान अब दोबारा वही पुराना राग अलाप रहा है। कश्मीर, जंग और झूठ। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल के नाम से चर्चित आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कश्मीर पर भड़काऊ बयान देते हुए एक बार फिर जंग की धमकी दी है।
नेवी की पासिंग आउट परेड में मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की नस बताते हुए कहा है कि हमें कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना है। मतलब साफ है कि आतंकियों को भाई और आतंक को कुर्बानी कहा जा रहा है। मुनीर का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बहुत पहले ही उसकी औकात दिखा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, जिसमें 160 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम हुआ है। अब इस करारी हार से बौखलाया पाकिस्तान भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का इल्जाम मढ़ रहा है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान तो अपनी जमीन से आतंक का सफाया करने वाला था, लेकिन भारत ने जानबूझकर हालात बिगाड़े हैं। जरा सोचिए, जो देश अपने ही घर में आतंकी पालता है, मसूद अजहर और हाफिज सईद को सरकारी मेहमान बनाता है, वही देश भारत को उपदेश दे रहा है शांति और संयम का। आसिम मुनीर ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने संयम और परिपक्वता दिखाई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। अब वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए मजहबी भाषणों और कश्मीर के नाम पर जंग का चूरन बेच रहा है। मुनीर ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी है कि यदि दुश्मन ने हमला किया तो बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी जब जब पाकिस्तान पिटता है तब तब वो शांति की बात करता है और फिर छिपकर पीछे से वार करता है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये मुल्ला सोच कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह करती रहेगी? कब तक आतंकी कश्मीरियों का चेहरा बनते रहेंगे और कब तक पाकिस्तान अपनी हर शिकस्त के लिए भारत को दोष देता रहेगा? भारत को किसी धमकी की जरूरत नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर से अपना जवाब दे दिया है। रविवार की रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला दर्ज किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। पोस्ट के अनुसार रूस की ओर से कुल 537 हवाई हमले किए गए। इनमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन की वायुसेना ने इनमें से 475 हमलों को आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया। इन हमलों में एक पायलट की मौत हो गई और एक F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हो गया। घटना में एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही कई घरों और अन्य संरचनाओं को भी क्षति पहुंची है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि पायलट ने 7 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन अंतिम लक्ष्य पर निशाना साधते समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने विमान को रिहायशी क्षेत्र से दूर ले जाकर बड़ा नुकसान टाल दिया है, लेकिन समय पर बाहर नहीं निकल सके। इससे पहले कि 28 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया के क्रोवियस्के एयरबेस पर हमला करने का दावा किया था। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में Mi-8, Mi-26 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और एक पैंटसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य हथियारों और ड्रोन से जुड़ी सैन्य संरचनाओं को निशाना बनाना था। इन घटनाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 27 जून को यह कहा था कि इस्तांबुल में शांति वार्ता के नए दौर के लिए मास्को तैयार है। हालांकि हाल की वार्ताओं में कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। इस समय दोनों देशों के बीच स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर वैश्विक निगाहें बनी रहेंगी। पाकिस्तान अब फिर वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता आया है, आतंक की फैक्ट्री दोबारा खड़ी करना, पीओके की जमीन को फिर से आतंक की नर्सरी बनाना और भारत के खिलाफ साजिशों का जहर उगलना। लेकिन लगता है कि इस बार उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब वो भारत नहीं जो सिर्फ फाइलों में ऐतराज जताता था, अब ये 2025 का भारत है जो पहले मारता है फिर गिनती करता है। ताजा खुफिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान की नापाक करतूतों की फिर से पोल खोल दी है। पीओके के लूनी, चपराल, फॉरवर्ड, कहूता, टाइपू पोस्ट, शकरगढ़ और उमरनवाली और जंगलोरा में वो आतंकी लॉन्च पैड्स दोबारा एक्टिव किए जा रही हैं, जिन्हें मई महीने में भारतीय सेना ने जमीरोज कर दिया था। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मसरूर, बड़ा भाई और चपराल जैसे ड्रोन सेंटर को भी दोबारा चालू किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज और ISI इस बार इन अड्डों को नई तकनीकों से लैस कर रही हैं। थर्मल इमेजर से बचाव और बचने की कोशिश, लगातार छुपने की चालें की जा रही हैं। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि भारत के पास ऐसी आंखें हैं जो अंधेरे में भी दुश्मन के इरादे पढ़ लेती हैं।
बालाकोट की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और पाकिस्तान फिर से जंग की ओर बढ़ रहा है। बहावलपुर में हुई बैठक में आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जैसे आतंकियों को दोबारा एक्टिव मोड में डाल दिया है, जैसे गिद्धों को उड़ान भरने का इशारा दिया गया हो। लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है कि ये गिद्ध उठेंगे नहीं, सीधे गिराए जाएंगे। ये आखिरी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। अब सिर्फ आतंकी अड्डे नहीं, पूरी जड़ें उखाड़ी जाएंगी। पीओके में अगर एक और बार आतंकी नर्सरी पनपी तो वहां की जमीन बंजर कर दी जाएगी और इस बार सर्जिकल नहीं, निर्णायक कार्रवाई होगी। भारत अब बयान नहीं देता, भारत अब अंजाम लिखता है। ये न्यू इंडिया है। गोली चलने से पहले घुसकर मारता है और इस बार सिर्फ कैंप नहीं, नक्शा बदलेगा। मध्य पूर्व से लेकर पूरी दुनिया के लिए एक भयानक खतरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम की ताजा गुप्त जानकारी के रूप में सामने आया। 400 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम, जिसमें 90% U-235 समाहित है, ईरान ने छुपाकर रखा है। यह वो सामग्री है जिससे 7 से 14 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, जो एक साथ फटने पर खाड़ी क्षेत्र, भारत, यूरोप और अमेरिका समेत विश्व के कई हिस्सों को तबाह कर सकते हैं। यह साधारण यूरेनियम नहीं, बल्कि हथियार ग्रेड अत्यंत मारक सामग्री है। सिर्फ एक 15 किलोटन का बम, जैसा हिरोशिमा पर गिराया गया था, पूरी शहर को ध्वस्त कर सकता है। अब ईरान के पास इससे 14 गुना ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता है और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि इन बमों का आकार छोटा है, लेकिन मारकता और भी भयंकर है। ईरान की क्रांतिकारी गार्ड और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, यमन के हूती जैसे समूहों को हथियार उपलब्ध कराकर दुनिया को लगातार धमकी दे रहा है। उसने खुलकर कहा है कि इजरायल को नक्शे से मिटा देगा। इस्लामी कट्टरपंथी शासन द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद और युद्ध के लिए करना मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका और इजरायल के खुफिया और सैन्य हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी असली मंशा छुपाई और हथियार ग्रेड यूरेनियम छुपाकर अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा पर काम जारी रखा है। यह खुफिया विफलता नहीं, बल्कि मानवता पर घोषित युद्ध के बराबर है। अगर इन हथियारों का दुरुपयोग आतंकवादी गुटों के हाथों हो गया तो न्यूयॉर्क, तेल अवीव, दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों की सुरक्षा खतरों में पड़ जाएगी। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ निंदा करने का नहीं, बल्कि निर्णायक कठोर कदम उठाने का है। संयुक्त राष्ट्र, IAEA और अमेरिका, यूरोप और विश्व की महाशक्तियों को तत्काल ईरान की परमाणु गतिविधियों पर लगाम कसनी होगी। यही मानवता को इस भयंकर खतरे से बचाने का आखिरी मौका है।